आज सुनिए हिंदी कहानी की श्रृंखला में हरभजन सिंह मेहरोत्रा की लिखी हुई कहानी सरप्राइज। हरभजन सिंह मेहरोत्रा जी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन साहित्यिक अभिरुचि ने उन्हें लेखक बनने के लिए प्रेरित किया और वे एक जाने माने प्रतिष्ठित हिंदी लेखक भी हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी सरप्राइज, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बच्चों के घर से जाते ही उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना आज का ये समय हम लोग भी अपने ढंग से एंजॉय करें। ऐसा मैंने कुछ सोचा है। उसने गुमसुम सी हुआई पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित किया। सुरभि चिहुक उठी, पति की तरफ देखा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम आज कुछ स्पेशल करते हैं। अपने आप में ही खोई हुई पति के पुकारे जाने के बावजूद सुरभि अभी तक सामान्य नहीं हो पाई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। बहू का जन्मदिन था, जिसे विकेश घर में न मनाकर किसी बड़े से होटल में बच्चों के साथ जाकर मनाने वाला था। चाहता तो उन दोनों को भी ले जा सकता था, लेकिन इससे ब्रूनो अकेला पड़ जाता, जिसे वे किसी भी हालत में अकेला छोड़ने के हक में नहीं थे। बहू ने तो दबी जवान में दलील भी दी थी कि पिछली दफ़े उसे अकेला छोड़ देने से उसे माइनर हार्ट अटैक पड़ गया था। उन्हें अगर आने में देर हो जाती तो शायद वो बचता भी ना। बात सही थी। ब्रूनो अगली सुबह तक निढाल पड़ा रहा था। विकेश को ऑफिस से छुट्टी लेकर ब्रूनो को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाकर जाना पड़ा था। उसी ने सारी तफ्तीश कर लेने के बाद विकेश से कहा था, इन पेट डॉग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आपके डॉगी का आप लोगों के साथ काफ़ी गहरा अटैचमेंट है। आप सबके चले जाने से वो बिल्कुल अकेला हो गया और उसे अकेलेपन के फोबिया से हार्ट अटैक पड़ गया। वैसे माइनर था, सो बच गया। कुत्तों को भी दिल का दौरा पड़ता है। डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गया था विकेश। दवाओं का पुलंदा, जिसमें पीने वाली दवाई और 2-3 किस्मों की गोलियां थीं, दवा खाने से खरीद कर घर पहुंचा था। बहू ने पूरी एहतियात बरतते हुए ब्रूनो की किसी इंसानी बच्चे की तरह समय से दवाइयां देते हुए देखभाल की थी। उस दौरान डॉक्टर की बताई डाइट उसे दी जाती रही, यानी कि मांसाहारी खाना बिल्कुल बंद। सिर्फ दाल सब्जी के साथ ब्रूनो को गुजारा करना पड़ता था। डॉक्टर ने सुबह शाम उसे पार्क में सैर कराने की नसीहत भी दी थी, बल्कि सैर तो हमेशा कराते रहने के लिए बोला था। विकेश हमेशा की दिनचर्या में ब्रूनो को सैर कराना तो शामिल नहीं कर सका, अलबत्ता जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गया तब तक तो पास ही एक पार्क था, वहाँ घुमाने ले जाता रहा। दरअसल ब्रूनो के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो बाहरी इंसानों को देखकर भौंकने लगता था। इससे उसे सैर कराने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती थीं। ये सब देखते हुए ही बहू बेटे ने तय किया था कि अब से कोई ना कोई ज़रूर ब्रूनो के पास रहेगा। ज़्यादातर बुढ़े बुढ़िया ही घर पर रह जाया करते थे, जैसे कि आज। सुरभि पति की ओर उत्सुक निगाहों से देखे जा रही थी। बूढ़ा उसे भूमिका बांधते दिखा था। पति को भी जब ये समझ नहीं आया कि वो किस तरह से अपनी बात पत्नी के सामने रखे जिससे कि उसके ऊपर उसकी बात का प्रभाव पड़ सके, तो उसने सीधे साधे शब्दों में कहना शुरू किया, देखो भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है। बच्चों को ये दिन अब याद नहीं रहता। ठीक है, समय के साथ बदल जाना दुनिया की रीति है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें मौका मिला है अपनी वैवाहिक वर्षगांठ बनाने का, तो हम क्यों छोड़ें इसे। हम भी इंजॉय करते हैं उन लोगों की तरह। धत, किसी अल्हड़ नयौवना की तरह लजाते हुए सुरभि ने गर्दन झुका दी। ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता, वो भी बच्चों के एब्सेंट में। फिर ब्रूनो को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए तो बच्चे हम लोगों को कहीं लेकर नहीं जाते। पत्नी फिर से मायूस हो गई थी। अरे यार, तुम भी क्या, मैं कहीं जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। यहीं घर पर कैंडल डिनर करते हैं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। नहीं, बच्चे अगर आ गए तो क्या सोचेंगे, पत्नी ने घबराते हुए कहा। हम लोग जल्दी निपटा लेंगे, उनके आने से पहले, सुभाष ने मनाने जैसे अंदाज में पत्नी से कहा था। वे लोग होटल मोटल कैनाल व्यू गए हैं, शहर से 20-22 किलोमीटर दूर है, सुभाष ने हंसते हुए कहा। सुरभि भुनभुनाई, आप भी क्या लेकर बैठ गए, ये सब अच्छा नहीं लगता। ओफो, ये सब छोड़ो, मौका मिला है तो इसे हम क्यों हाथ से जाने दें। क्षणांश तक रुकने के बाद फिर बोला, सुनो, तुम तैयार हो जाओ। पत्नी गुनगुनाई, रहने भी दो। ओ नो प्लीज़। पति का लहजा मनुहार भरा हो गया था। मैं तब तक खाना ऑर्डर करता हूँ, यू गो, हरी अप।
इससे हम लोगों का भेद खुलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों के सामने। अरे उन्हें 2-2.5 घंटे से कम नहीं लगेगा लौटने में, बल्कि इससे ज़्यादा ही वक्त लगेगा। तब तक हम लोग नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अरे ये तो सोचो, जीवन भर का एक यादगार दिन बन के रह जाएगा। देर ना करो प्रिय प्राणेश्वरी। अंत तक आते आते सुभाष रोमांटिक मूड में आ गया था। ना चाहते हुए भी सुरभि को तैयार होने के लिए उठना पड़ा था। इस बीच सुभाष मेनू सोचने लग गया था, लेकिन समय की पाबंदी के बीच जैसे सब कुछ गड़बड़ा जाता है, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। हार कर उसने अपने मित्र से सलाह लेना ठीक समझा। मित्र भी पहले शक पका गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य होते हुए उत्साह में आकर खाने के बारे में बताने लगा। ऐसा करो, स्नैक्स में चीज़ सिगार, पनीर सीख कबाब या फिर हरियाली कबाब मंगा लो। खाने में सोया चॉप, दम आलू कश्मीरी चलेगा, साथ में फ्रूट रायता और पुलाव। मीठे में आइसक्रीम या केसर खीर, और रोटी में जो तुम्हारी इच्छा। क्या बात है यार, तूने तो चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, प्रसन्न मुद्रा में सुभाष ने कहा। मैं जल्दी से ऑर्डर करता हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। सुभाष का इशारा उन दोनों यानी मियाँ बीबी से था। नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो, हम बाद में आकर पार्टी ले लेंगे। बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं। जोश से भरे हुए सुभाष ने मित्र का फ़ोन विच्छेदित किया और जोमेटो का नंबर मिलाने लगा। जब तक उसने अपना ऑर्डर लिखवाया, सुरभि भी तैयार होकर आ गई। पत्नी को अपने पास आया देख सुभाष उससे नज़रें ना हटा सका। कसम से आज तो पुरानी वाली सुरभि लग रही हो। एक बार बाहर निकल कर देखो, जिसकी नज़र पड़ेगी ठगा सा देखता ही रह जाएगा। भला तैयार होने का नाटक क्यों? पति की प्रशंसा की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहने के बजाय घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पत्नी ने पूछा। फोटो सेशन भी तो करना है, तभी तो यादगार लम्हे बनेंगे। झूमते हुए सुभाष बोला। ऐसा करता हूँ, मैं भी थोड़ा चेंज करके आता हूँ। टाइम तेजी से खिसक रहा है। पत्नी कुछ चिंतित दिखी। उसे यही डर सता रहा था, कहीं बच्चे आ गए तो उनके सामने अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी। अगर पहले से ही बता दिया होता तो बात दीगर थी। ये तो सीधे सीधे चोरी वाली बात हो गई। क्या सोचेंगे? मीनाक्षी ने कुछ कह दिया तो? सोच कर रही गई वो। खाना आने में अभी आधा घंटा बाकी था। बैठे बैठे वो बच्चों के लौट कर आने का हिसाब बनाने लग गई। मोटल कैनाल व्यू तक पहुँचते पहुँचते आधा घंटा कम से कम। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, रेड लाइट, ये सब देखते हुए 10-15 मिनट और लगा लो। फिर वापसी में इतना ही समय, हद से हद 2.5 घंटे, जिसमें 1 घंटा निकल गया है। बाकी बचे 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, सोचते हुए अपने आप को आश्वस्त करने लगी सुरभि। पता नहीं ये क्या पागलपन करने लगे। एक अनजाने से भय का असर वो अपने चेहरे से नहीं हटा पा रही थी। विकेश भले कुछ ना कहे, लेकिन बहू तो मुंहफट है, न जाने क्या कुछ सुना दे। फिर विकेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। क्या सोचने लगी? पास आते सुभाष बोला। अपने में खोई उसे पति के नज़दीक आने का आभास ही नहीं हो पाया था। संयत होने में एक आध क्षण तो लग ही गए होंगे उसे, पर सुभाष की बात का जवाब नहीं दिया। बस उसकी ओर देखा। वो घड़ी को देख रहा था। डिलीवरी बॉय की उनके पास तक पहुंचने की बताई गई सीमा अवधि से 10 मिनट अधिक हो गए थे। अब सुभाष के चेहरे में भी बेचैनी करवटें लेने लगी थी। बना बनाया खेल बिगाड़ देगा डिलीवरी बॉय, अपने आप से उसने कहा। सुरभि चुप्पी का आवरण ओढ़े बैठी थी अडोल। सुभाष व्यग्रता से चहलकदमी करने लगा। इसी बीच घंटी बजी तो मियाँ बीबी की जान ठिकाने पर आई। अरे इतनी देर कर दी, रोज भरे लहजे में सुभाष ने कहा। लड़का अपनी सफाई देने लगा, लेकिन सुभाष जैसे अपने में मगन था। कैंडल लाए? जी सर। सारा सामान सुभाष ने लड़के से लेकर मेज पर रख दिया। आनन फानन में सुरभि रसोई से डोंगे और प्लेटें उठा लाई। इस काम में सुभाष ने भी उसका साथ दिया। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल विभिन्न भोज्य पदार्थों से सज गई थी। बीचों बीच रंगीन विशेष आकृति में ढली मोमबत्ती और उसके अगल बगल ड्राइंग रूम से उठाकर लाए गए फूलदान में पड़े बनावटी फूलों के गुलदस्ते अलग ही छटा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, माहौल को रूमानी करने के लिए सुभाष ने एक बल्ब छोड़कर कमरे की समस्त बत्तियां बुझा दी थीं। मेज के इर्द गिर्द मोमबत्ती की मध्यम पीली रोशनी में सबसे पहले सुभाष ने मोबाइल कैमरे से पत्नी संग सेल्फी ली। एक नहीं कई दफ़े, पास से, दूर से, फिर बड़ी अदा से सुरभि का हाथ थाम रूमानी अंदाज में कहा। बेशक हमारे बच्चों को आज का दिन याद नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है।
दिल करता है आज फिर तुम्हारे साथ फेरे ले लूं। कुछ देर रुका, जैसे सुरभि के चेहरे पर आए भावों को पढ़ रहा हो। वो नजरें नीचे किए मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। न जाने क्यों मुझे आज से 30 बरस पहले के शादी के दिन की याद आ रही है। सुभाष ने कहना शुरू किया, मैं उस दिन और उसके बाद के तमाम दिनों को आत्मसात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कहीं दूर, बहुत दूर तुम्हें लेकर निकल जाऊँ, जहाँ ये गगन और धरती मिलते हैं, और फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। अरे शायर साहब, अपनी शायरी बंद करिए, खाना शुरू कीजिए। काश मैं शायर ही होता तो कम से कम तुम्हारे हुस्न पर कसीदे तो गढ़ लेता। फिर बुलंद ठहाका हवा में छोड़ा। वो इन पलों में घुटी हुई ज़िंदगी से बाहर निकलकर बेलौस और बिंदास भरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, कोई उनके क्रियाकलापों पर आक्षेप करने वाला ना हो, और जो उनके वजूद की मौजूदगी को महसूस करे, कम से कम जीवन की इस सांझ बेला में उन्हें अनदेखा न कर सके। अपनी रौ में सुभाष ने डोंगे से चम्मच भर खीर लेकर सुरभि की ओर बढ़ाई। कोई अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। बस इतना ही कह पाया था कि उसका हाथ कांप गया और चम्मच तक पहुंचने से पहले अपने आप को आगे की ओर झुका रही सुरभि भी जहाँ की तहाँ काट होकर रह गई। बाहर गाड़ी के हॉर्न के बजने की आवाज़ आ रही थी। सुभाष ने खीर का चम्मच रख कुर्सी से उठते हुए खिड़की के बाहर झाँक कर देखा। गाड़ी से विकेश को उतरते देख वो किसी बच्चे की तरह सहम गया। अब अपने आप से इतना ही कह सका। भीतर कहीं उथल पुथल सी महसूस की उसने, और खिड़की से हटकर व्यंजनों से सजी मेज के पास खड़ी घबराई हुई सी पत्नी की ओर देखा। अब कुछ नहीं हो सकता। चोरी करके पकड़े जाने के भय से मलिन चेहरा लिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। हंसते बोलते चहकते हुए सभी अंदर दाखिल हुए। मुख्य कक्ष अंधेरे में डूबा देख विकेश कुछ बोल नहीं जा रहा था कि सहसा उसकी नज़रें अंदर डाइनिंग टेबल पर चली गईं। बहू ने भी ये सब देखा तो हैरान होकर बोल पड़ी, ये क्या मम्मी जी? अचानक विकेश चीख उठा, ओ इट्स योर मैरिज एनिवर्सरी पापा, सो सॉरी। दुख तो उसे हुआ कि अपने मम्मी पापा की शादी की सालगिरह भुलाकर मीनाक्षी का जन्मदिन मनाने बाहर चला गया। एक बार फिर उनसे माफ़ी मांगते हुए बिंदास बोला, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, लेट्स एंजॉय, और हर्षित होते हुए ताली बजाने लगा। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारी सी सकारात्मक कहानी सरप्राइज़। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।